नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करांगा कि बड़े हाल हो। एक एक लाइन सुनता सुनता पक गया थे भी पर के गुरु बनावी आई की। चलो टाइम टू वेस्ट करा फटाफट आवा अपने पार्ट के ऊपर। हमारा पार्ट नंबर 2 पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था हमने विकास। अब हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब इसमें पहला जो शब्द है वो है अर्थव्यवस्था। ये हमें समझना है पहले, सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। आपको पता है हम जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं बाजार से उसका कुछ ना कुछ मूल्य चुकाते हैं। उसी मूल्य से धीरे 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 करके पूरे विश्व में भी जितने भी पूरे भारत मान लो, पूरे विश्व मान लो, उसमें जितनी चीजें बिकती हैं उन सब से क्या हुआ, एक देश के अंदर पैसा आता है, उससे टैक्स पे होता है और उसी टैक्स से हम सबका विकास होता है। इस प्रकार से प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं के मूल्यों से, उन वस्तुओं के मूल्यों से क्या होता है कि जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उन वस्तुओं के मूल्यों से जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। किसी एक वस्तु से नहीं, हर वस्तु का जो मूल्य होता है उसका कोई ना कोई योगदान होता है। जितनी भी वस्तुएं किसी देश में बन रही होती है उन सभी वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य आता है उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था तो वस्तुओं का मूल्य, इन सब के क्षेत्र निर्धारित है, यानी इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था आती है, यानी अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। हमने क्या किया, सभी वस्तुओं को एक साथ पढ़ने की बजाय उनको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया। फिर उन क्षेत्रों से जो वस्तुओं का मूल्य आता है उन्हें अर्थव्यवस्था के अंदर माना जाता है। तो इस पाठ में हम इन्हीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में, यानी इन्हीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित अन्य बातों पर विचार करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात कीजिए करें तो इन क्षेत्रों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, और नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। नाम तो कोई खास नहीं है, बस हिंदी में लिख दिए। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। देखो समझने का प्रयास करो। इसमें सबसे पहले लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसका एक उपनाम भी है, निकनेम। इसका एक उपनाम भी है, निकनेम। देवा ना अपने दोस्त ने देवा, खास करके दोस्त ने देवा। अब बता तो उसको को नहीं कि वीडियो चल रही, मास्टर आदमी हूँ तो तारा दोस्त ने कितना प्यारा प्यारा नाम बुलाओ, बी टाइप का नाम हो गया, या एक और जना ने भी अपना नाम देवा, ये बी टाइप का नाम। वैसे इसका भी एक उपनाम होता है, वो होता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्र, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। यानी प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी चीजें, प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी चीजें, अब इन चीजों में कौन आएगा, जिन संसाधनों का उपयोग मानव करता है अपने विकास के लिए। यानी प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी संसाधन वाली चीजें हैं या ऐसी चीजें जो प्रकृति से आ रही हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है, वो सब की सब प्राथमिक क्षेत्र में जाती है। यानी प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब, जितने भी संसाधन है वो सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे डेयरी, दूध अपन लेते हैं डेयरी से, वो दूध किससे निकलता है, जानवर से निकलता है, और जानवर प्रकृति द्वारा ही तो बने हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कृषि क्षेत्र, यानी जो हमारी खेती होती है, खेती बाड़ी भी प्रकृति से उत्पन्न होती है। पेड़ पौधों से हमें जो और चीजें मिलती हैं जैसे कि लकड़ियां मान लो, फल फूल मान लो, वो सब के सब भी इसी के अंदर आते हैं। मछली उत्पादन सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, डेयरी और इसके अलावा मत्स्य, क्योंकि ये 2 ऐसे नाम है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है, जो है शायद भी ध्यान रहे या ना रहे। मछली पालन, अब मछली भी तो प्रकृति से बनी हुई है, आप घरा थोड़ी बनाई है मछली, प्रकृति से बनी हुई। यानी प्रकृति से बनी हुई जो चीजें हैं जिसका उपयोग मानव कर रहा है अपने विकास के लिए, वो सब की सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हमारा प्राथमिक क्षेत्र कंप्लीट होता है। प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया, यानी ऐसी चीजें जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है वो सब की सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, देखो ये बड़ा भाई तगड़ा क्षेत्र है और इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी है। उपनाम क्या है इसका, इसका उपनाम है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। कैसे भाई, इसमें क्या होता है,
कि हमें प्राथमिक क्षेत्र से कोई चीज मिली, यानी प्राकृतिक रूप से हमें कोई चीज मिली, हमने क्या किया, उस चीज की प्रोसेसिंग कर दी, यानी उसका विनिर्माण कर दिया, उसको कारखाने में भेज दिया और उसको चेंज करके एक मूल्यवान वस्तु में या उपयोगी वस्तु के अंदर चेंज कर दिया, तो वो किस क्षेत्र में आएगी, द्वितीयक क्षेत्र में आएगी। किस में आएगी, द्वितीयक क्षेत्र में आएगी। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कोई वस्तु है जो प्रकृति से हमें मिली हुई है, हमने क्या किया, उस वस्तु को चेंज कर दिया कारखानों के द्वारा, कारखानों में लाके उस पर काम करके उसका रूप चेंज कर दिया, उसको किसी अन्य रूप में बना दिया और वो वस्तु अब पहले से ज्यादा मूल्यवान हो गई, पहले से ज्यादा उपयोगी हो गई। तो ये काम कौन सा क्षेत्र करता है, ये काम करता है द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंदर उद्योग जितनी भी है वो लगभग इसके अंदर आते हैं। उदाहरण के रूप में समझे तो गन्ना, गन्ना हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसको हम कारखानों तक लाते हैं और फिर किस में चेंज कर देते हैं, चीनी के अंदर। अब आप बताओ गन्ना ज्यादा महंगा बिकता है या चीनी ज्यादा महंगी बिकती है? नॉर्मल सी बात है, चीनी ज्यादा महंगी बिकती है और ज्यादा काम भी हमारी चीनी आती है। आलू ले लो, आलू को हमने खेतों से निकाला और फिर उनके द्वारा चिप्स बना दी। बात समझ रहे हो ना, यानी ऐसी वस्तुएं जो मिल रही प्रकृति से, हमने उनको प्रकृति से लिया, कारखानों में ले गए या कहीं भी प्रोसेसिंग की उनकी और उसके बाद उनको अन्य वस्तुओं में चेंज कर दिया, मूल्यवान वस्तु में, उपयोगी वस्तुओं में चेंज कर दिया, तो वो काम किसका है, वो काम है द्वितीयक क्षेत्र का। अब तृतीयक क्षेत्र जो है वो भी इन की तरह इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है उपनाम, यानी निक नेम क्या है, इसका निक नेम है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, इसका नाम ही क्या है, सेवा क्षेत्र, यानी ये सेवा देने का काम करता है। किसका काम करता है, ये सेवा देने का काम करता है। किस प्रकार की सेवा, अब सेवा देनी तो अब नॉर्मल सी बात है, बड़ा बूढ़े की सेवा करा आप अभी, तो उनकी हेल्प करते भी, बन जैसे चलाना का माइन बाकी हेल्प कर दी, बन पानी पिला दियो, बन खानो खिला दियो। इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, सेवा देने का काम करता है। किस प्रकार से, दो प्रकार से, एक ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों को सहायता देता है, दोनों को सहायता देता है। कैसे सहायता देता है, जैसे परिवहन के द्वारा, बैंकिंग के द्वारा, संचार के द्वारा, इन सब के द्वारा ये क्या करता है, यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करने का काम, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बीच एकदम बढ़िया से काम हो सके, उनको कनेक्ट करने का काम, उनको एक दूसरे से संपर्क जल्दी से जल्दी हो सके, इन सब के अंदर सहायता देने का काम कौन करता है, तो वो काम तृतीयक क्षेत्र करता है। जैसे गन्ना है, अब गन्ना खेत में पड़ा है, उसको वहां से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए ट्रकों की जरूरत पड़ी है। वो ट्रक चलेंगे किस पे, सड़क पे, तो वो सड़कें हो गई, अब वो उससे और जल्दी पहुंचे, एक तो बैलगाड़ी से पहुंचेंगे, ट्रक से पहुंचेंगे, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यानी ऐसी चीजें जो प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीयक क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है, जल्दी से जल्दी उनके अंदर सुविधा देने का काम करती है, ताकि उन दोनों का काम जल्दी से जल्दी हो, कम से कम टाइम लगे, कम से कम लागत लगे, वो सब किस क्षेत्र में जाती है, तृतीयक क्षेत्र में जाती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करने का काम, इनको बढ़ाने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो तृतीयक क्षेत्र करता है। कैसे करता है, परिवहन के द्वारा, बैंकिंग, बैंक उनको लोन देता है उद्योग लगाने के लिए, बड़े बड़े, बैंकिंग खेती करने के लिए भी लोन देता है। इससे भी बढ़ता संचार, फोन कम्युनिकेशन भी, फोन वगैरह पे बातचीत करना, ईमेल करना, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्षेत्र तो उन्नत होगा ही होगा। इसके द्वारा इन दोनों को भी फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एक तो हम पहले मान लो किसी काम के लिए 1000 ही लोग लग रहे थे, अब एक मशीन आई कारखानों में, उससे वो 1000 लोगों का काम अकेली कर रही है, तो इसमें भी फर्क पड़ेगा। यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा भी तृतीयक क्षेत्र बढ़ेगा, तो ये इन क्षेत्रों को फायदा होगा ही होगा। कहने का मतलब क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र इन दोनों की सहायता करने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है तृतीयक क्षेत्र। दूसरा है सेवा क्षेत्र। इसका दूसरा क्या तरीका है कि ये कोई ना कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करती, यानी ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन ये एक उपयोगी रोल निभाती है। आगे बात हुई, यानी ये क्या करती है, कोई प्रत्यक्ष रूप से वस्तु नहीं बनाती। इस क्षेत्र के अंदर ऐसे कार्य भी आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं करते, लेकिन वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में या देश के निर्माण के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लोग इसी के अंदर आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। कैसे, फिर सोचो, इसमें भी आते हैं लेकिन इसमें भी आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में कैसे आते हैं, फिर सुनो, कि ऐसे लोग जो कोई वस्तु बना रही नहीं है,
आपको वस्तु कोई दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो सब के सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि अध्यापक, सबसे पहले तो खुद की बात कर लिया, कई बार ही मौका मिला खुद की बड़ाई करना हो, तो खुद की बड़ाई खुद ही कर लिया। भाई खुद की तारीफ करने का मौका कब मिलता है? भी जैसे अध्यापक है, वो देश का निर्माण करते कैसे? अब मैं कोई वस्तु थोड़ी बनाते हैं, हम किसी वस्तु का निर्माण थोड़ी करते हैं, कोई वस्तु थोड़ी बनाते हैं, नहीं बनाते। हमारा कोई भी प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट आता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित कर कर भारत के देश का नहीं, भारत देश का विकास कौन करता है, या उनके विकास के अंदर भागीदारी कौन सुनिश्चित करता है? अध्यापक करते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर मरीजों को सही करते हैं, वकील, ये सब के सब ऐसे पैसे जो हैं, ऐसे व्यवसाय जो हैं, ऐसे प्रोफेशन जो हैं, वो सब के सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़ लिया। अब तृतीय क्षेत्र जो है, जिसे यहाँ पर दो भागों में बंटा है, वैसे तृतीय क्षेत्र भी दो भागों में और बढ़ता है। किसके आधार पर? अपनी कार्यशैली के आधार पर। किसके आधार पर? अपनी कार्यशैली के आधार पर तृतीय क्षेत्र जो है वो दो आगे भागों में बढ़ता है। कैसे दो भागों में? चलो देखते हैं कैसे दो भागों में बढ़ता है। तृतीय क्षेत्र में जो काम करते हैं उन लोगों के आधार पर तृतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। किन दो भागों में? आइए देखते हैं। तृतीय क्षेत्र, एक है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, एक है संगठित क्षेत्र और एक है असंगठित क्षेत्र। देखो, संगठित यानी जिनके अंदर संगठन होगा, जो एक यूनियन के रूप में काम करेंगे, जो एक यूनियन के रूप में काम करेंगे, यानी जो एक संगठन के रूप में काम करेंगे, वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सीधी भाषा में बात करूं तो इसके अंदर ऐसे कार्य आते हैं जिनके अंदर वेतन निश्चित होता है। वेतन जो है वो निश्चित होता है कि भाई आपको इतना वेतन मिलेगा तो मिलेगा। जिसके अंदर छुट्टियां निश्चित होती है कि इतनी आपको छुट्टियां मिलेगी। जिसके अंदर काम के घंटे निश्चित होते हैं कि इतने घंटे ही आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बीमा वगैरह मिलता है और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलती है, अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इनको काम से निकाला नहीं जा सकता बिना किसी ठोस कारण के। यानी कहने का मतलब सीधी भाषा में बात है कि जो आरामदायक काम है, जो पढ़े लिखे लोगों के काम है, जो कुशल लोगों के काम है, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए, उस प्रकार के जितने भी तृतीय क्षेत्र के काम है वो सब के सब संगठित क्षेत्र में जाते हैं। जिनके अंदर वेतन निश्चित होता है, जिसके अंदर काम के घंटे निश्चित होते हैं, जिसके अंदर अगर एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसके अलग से पैसे मिलते हैं, जिसकी छुट्टियां निश्चित होती है, जिसके अंदर बीमा होता है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुविधाएं होती हैं, और यहाँ तक कि महिलाओं को प्रसव के दौरान या गर्भ धारण के दौरान जो है वो अलग से मैटरनिटी लीव भी मिलती है। वो सब कुछ जो है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए होती है। हर कोई ये कार्य कर सकता नहीं है, इसके अंदर कोई भी व्यवसाय आ सकता है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र। इसके अंदर कोई भी कुछ भी, इसमें जो कुछ था इसमें सब उसका उल्टा है। ए का अर्थ होता है, ए उपसर्ग है। देखो मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ा दूं, हालांकि मन पढ़ानी तो नहीं चाहिए लेकिन पढ़ लो, केरो काम आई जाए। थार तो बताओ 10वीं आ गए, कंपटीशन आ जरूर काम आ जाएगी। ए उपसर्ग जहां लगता है उसका अर्थ होता है नहीं, उसका अर्थ होता है नहीं। यानी अमृत, तो ए अमृत, ए यानी नहीं, मृत यानी मरने वाला, यानी जो मरने वाला ना हो। अमर, ए मर, मर यानी नहीं, मर, ए यानी नहीं, मर यानी मर, यानी जो नहीं मरेगा। ये सब के सब किस में आते हैं? ए उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या लगा है? ए यानी नहीं, संगठित यानी संगठन नहीं होना, यानी जो संगठन का हिस्सा नहीं है, जो संगठन का हिस्सा नहीं है। इसके अंदर ना तो कोई योग्यता चाहिए आपको काम करने के लिए, किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो अब जब योग्यता नहीं चाहिए तो इसके अंदर जो सुविधाएं मिली हुई संगठित में, उसमें वो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती। ना उसमें वेतन निश्चित होता है, ना उसमें छुट्टियां निश्चित होती है, ना उसमें घंटे निश्चित होते हैं, ना बीमा, ना अन्य कोई सुविधाएं, कुछ भी निश्चित नहीं होता। जितनी भी मजदूरी के काम होते हैं वो सब के सब इसके अंदर आते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है वो इसमें आ जाएगा, कोई भी अन्य प्रकार का मजदूर मान लो वो भी इसमें आ जाएगा, कोई फैक्ट्री वर्कर मान लो
वो भी इसमें आ जाएगा। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी इसमें आ जाएगा। यानी ऐसे लोग जिनके काम के घंटे निश्चित नहीं है, सीधी भाषा में बात की जाए, जिनकी छुट्टियां निश्चित नहीं है, जिनका वेतन निश्चित नहीं है, जिनको चाहे तब काम पे रख लेता है, चाहे तब काम पे से निकाल दिया जाए, ऐसे जो कुछ भी है वो सब के सब किस में जाएंगे? असंगठित क्षेत्र के अंदर जाएंगे। इन क्षेत्रों में जो है शोषण ज्यादा होता है, शोषण होने का खतरा सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के अंतर्गत होता है। अब इसमें तो दिख रही है, अब इसमें क्या खतरा होगा? इसमें तो महिलाएं भी सुरक्षित रहती है, इसके अंदर तो पुरुषों का भी शोषण हो जाता है, उनको वेतन कम दे दिया जाता है, बिना बताए कई बार बीच में काम पे से निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो है वो शोषण का खतरा ज्यादा रहता है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई खतरा रहता नहीं है। ये हमने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र पढ़ लिए। अब असंगठित क्षेत्रों के अंदर शोषण ना हो, इसके लिए भी सरकार जो है वो प्रयास करती है, प्रयास भी करती है और काम भी करती है। क्या काम करती है उसका बात करते हैं। देखो कि असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार क्या करती है। भी असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको संरक्षण मिले, उनका किसी भी प्रकार का कोई शोषण ना हो, उनको शोषण से बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, किसको? असंगठित क्षेत्र के लोगों को संरक्षण देने के लिए सरकार क्या करती है? देखो सरकार ने समान वेतन का नियम लागू किया। एक तो समान वेतन का नियम लागू किया है कि यानी अगर किन्हीं लोगों की योग्यता समान है, किन्हीं लोगों की योग्यता समान है तो उन पे महिला या पुरुषों के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान ही वेतन मिलेगा, यानी समान सैलरी मिलेगी और समान ही अधिकार या योग्यता मिलेगी। बात समझा? कौन समझा? कि अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति जो है वो मैनेजर है और मैनेजर के लिए एक बार मान लो बीए पास योग्यता चाहिए, तो वो योग्यता अगर स्त्री के पास है तो स्त्री की सैलरी भी उतनी होगी जितनी कि उस ऑफिस में काम करने वाले पुरुष की है, उसके पास भी उतने अधिकार होंगे जितने कि पुरुष के पास है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने इन सरकार ने इस प्रकार के भी कानून बनाए हैं या इनको ऐसे कानून बनाने और चाहिए जिनसे क्या हो, मजदूरों का या असंगठित क्षेत्र के लोगों का शोषण ना हो और उनको समान अधिकार भी मिले और सम्मान भी मिले। इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। किसके लिए प्रयास करना चाहिए? कि एक तो उन्हें समान अधिकार मिले और सम्मान भी मिलना चाहिए, इज्जत भी मिलनी चाहिए और शोषण तो होना ही उनका नहीं चाहिए। यानी सरकार को इस प्रकार के कानूनों का भी निर्माण करते रहना चाहिए। हालांकि करती भी सरकार इस प्रकार के कानून निर्माण, लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार से झोल झाल करके लोग इसका फायदा उठा लेते। फिर भी सरकार को इस प्रकार के नियमों का निर्माण करना चाहिए जिससे उनका शोषण ना हो, समान अधिकार उनको मिले, उनको समान सम्मान मिले, उनके काम के घंटे निश्चित हो, उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो और महिलाएं भी सुरक्षित रहे। ये पॉइंट तो हम भूल ही नहीं सकते कि महिलाओं का शोषण ना हो, इसका तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा 3 नंबर कि 80% जो किसान वर्ग है वो छोटे किसान है। अब छोटे किसानों के पास क्या है, उचित रूप से धन होता नहीं है, तो उनके लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा दे, उनको अच्छे उपकरण उपलब्ध करवा दे, उनको बीज उपलब्ध करवा दे। इस प्रकार की अगर चीजें भी सरकार उपलब्ध करवा दे तो इस क्षेत्र के अंदर भी लगातार काम बढ़ेगा, तो इन लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे नियम है, ऐसे कुछ प्रयास है जो सरकार कर भी रही है और सरकार को और करना चाहिए, जिससे क्या हो कि असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण ना हो, उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो। यहां तक हमने तीनों क्षेत्रों को पढ़ लिया है। अब हम तीनों क्षेत्रों से आगे बढ़ते हैं और इनके जो उत्पादन होते हैं उन उत्पादनों के बारे में पढ़ते हैं कि इन उत्पादनों से क्या भाई अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान होता है, उस अर्थव्यवस्था को मापा कैसे जाता है। अब हम इस चीज की बात करते हैं। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं हमने जो पढ़े, इसको एक तो फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। देखो इन तीनों के द्वारा वस्तुएं बनती है। मान लो इसके द्वारा कुछ वस्तुएं बनी, उनका हमने अंतिम मूल्य निकाल लिया, ठीक है, कि भाई इनके द्वारा मान लो
50 वस्तुएं बनी और 50 वस्तुओं का अंतिम मूल्य 100 रुपए था, हमने निकाल लिया। ठीक वैसे ही सेकंड वाला जो क्षेत्र है, इसके द्वारा भी वस्तुओं का निर्माण होगा और उनका भी अंतिम मूल्य हमने निकाल लिया। और इसी प्रकार जो तृतीयक क्षेत्र है, इसके द्वारा भी वस्तु और इसमें सेवा भी आती है कि दोनों क्षेत्र होते हैं, इसके द्वारा भी जो है अंतिम मूल्य जो आएगा वो हमने निकाल लिया। कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, पूरे भारत के अंदर कितना ज्यादा उत्पादन हुआ उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, किसी साल में, विशेष वर्ष में, मान लो जैसे ही हमने एक बार समझने के लिए बता रहा हूं मैं, उदाहरण के रूप में 2018 ले लिया कि 2018 का हमने क्या किया, प्रथम क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ था वस्तुओं का, उन सब का अंतिम मूल्य निकाल लिया। द्वितीय क्षेत्र में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ था उनका अंतिम मूल्य निकाल लिया। तृतीय क्षेत्र में जितने वस्तु और सेवाओं दोनों द्वारा जो उत्पादन हुआ था उन वस्तुओं का अंतिम मूल्य निकाल लिया। तीनों का हमने अंतिम मूल्य निकाल लिया और इन तीनों के अंतिम मूल्यों को जोड़ दिया। तो इन तीनों के अंतिम मूल्यों को जोड़ने से जो मूल्य प्राप्त होगा, जो हमें मूल्य प्राप्त होगा, उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब ये नाम तो आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन जैसे इंग्लिश में बोलूंगा समझ जाओगे, GDP। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। यानी GDP कैसे निकलती है, देखो यहां से सीख सकते हैं हम कि किसी भी वर्ष के अंदर हमने प्राथमिक क्षेत्र में जितनी वस्तुएं बनी है उनका अंतिम मूल्य निकाल लो, जो द्वितीय क्षेत्र में वस्तुएं बनी है उनका अंतिम मूल्य निकाल लो, और तृतीय क्षेत्र में जो वस्तु और सेवाओं के द्वारा अंतिम पैसा आया है वो निकाल लो और तीनों का योग कर दो। यानी अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी कि किसी विशेष वर्ष के अंदर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों के उत्पादनों के द्वारा जो अंतिम मूल्य आता है उन तीनों का योग करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो मेरे अनुसार GDP में अब किसी को दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को किससे मापा जाता है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को GDP के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को GDP के द्वारा मापा जाता है। और GDP कैसे निकलती है वो मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब भारत के अंदर GDP जो है वो केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, कार्यान्वयन मंत्रालय। कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा जो है एक एजेंसी बनाई गई है CSO। उसके द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है इसको मापा जाता है। ये प्रश्न बनता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है वो एक मंत्रालय बनाया गया है, कार्यान्वयन मंत्रालय, उसने एक संस्था बना रखी है CSO, उसके द्वारा भारत की GDP को मापा जाता है। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया कि किस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा एक मंत्रालय, कार्यान्वयन मंत्रालय, और उसके अंदर एक संस्था बनाई गई है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसके द्वारा जो है GDP का निर्माण होता है, या GDP को मापा, निर्माण नहीं सॉरी, GDP को मापा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे कि इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे आया, कौन सा क्षेत्र ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा क्षेत्र कम हो रहा है, किस क्षेत्र के अंदर रोजगार ज्यादा मिलता है, किसके अंदर कम मिलता है, ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।